नमस्कार। न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। आज हम बात करने जा रहे हैं चुनावी हिंसा की। वैसे तो पंचायत चुनाव बंगाल में थे, उसका उत्तर प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी एक चर्चा शुरू हुई है। जिस तरीके से बंगाल में चुनाव के दौरान हिंसा हुई, बैलेट की जगह बुलेट का इस्तेमाल किया गया और यहां तक के अर्धसैनिक बलों को भी ये कहना पड़ा कि उनके पास जानकारी नहीं थी कि कौन से बूथ संवेदनशील थे और कौन से संवेदनशील नहीं थे। इसी के बाद से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार और भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को उठाने लगी और कहने लगी है कि बंगाल में ममता दीदी को उत्तर प्रदेश से सीखना चाहिए, योगी मॉडल से कुछ सीखना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 2019 के बाद ना तो कोई दंगा हुआ, ना ही चुनाव में कभी कोई हिंसा देखने को मिली। उत्तर प्रदेश में अभी हाल में ही नगर निकाय के, स्थानीय निकाय के चुनाव हुए और जिसमें हर हर जिले और छोटे छोटे ब्लॉक तक में मतदान हुआ, लेकिन हिंसा की खबरें कहीं से भी नहीं आई। तो क्या उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की आड़ में भारतीय जनता पार्टी टीएमसी यानी ममता बनर्जी पर प्रहार कर रही है? क्या उत्तर प्रदेश में आने वाले जो लोकसभा चुनाव है उसमें उत्तर प्रदेश की बेहतर कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा बनने जा रही है? इसी विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। सबका एक एक करके परिचय करवाते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संजय चौधरी जी मौजूद है। हमारे साथ तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता शुभंकर भट्टाचार्य जी मौजूद है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी से हमारे साथ दीपक रंजन जी मौजूद है और कांग्रेस से उमा शंकर पांडे जी भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहला सवाल संजय चौधरी जी से लेते हैं। संजय जी, बंगाल के चुनाव में हिंसा हो रही है, वहां पर 15-20 लोग मारे जा चुके हैं। बंगाल के चुनाव का मुद्दा आप उत्तर प्रदेश में क्यों उठा रहे हैं? आप बार बार कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ता, तमाम नेता की ममता दीदी को सीखना चाहिए। उत्तर प्रदेश में योगी राज में जो कानून व्यवस्था है, कैसे बिना हिंसा के चुनाव हुए, तो आखिर क्यों आप इतना प्रचारित कर रहे हैं और क्यों ममता दीदी पे अटैक कर रहे हैं आप? देखिए, हम लोकतंत्र में रहते हैं। लोकतंत्र के लिए चुनाव आवश्यक है। चुनाव के लिए व्यवस्था बनी रहे, ये जरूरी है। व्यवस्था बनी रहने के लिए इस प्रकार की हत्या की घटनाएं, अराजकता की स्थिति, जब कोई बैलेट बॉक्स लेकर भाग जाए, भागने के बाद उसको नाले में डाल दे और जो सुरक्षा के तंत्र हैं वो बेबस हो जाएं, मुझे लगता है कि किसी भी लोकतंत्र के लिए ये ठीक नहीं है। और इसी लोकतंत्र के लिए व्यवस्थाएं बनी रहें, इसीलिए हमने अपेक्षा की है कि चुनाव के समय व्यवस्था बनी रहे, लोकतंत्र बचा रहे, लोग भयमुक्त होकर अपना मतदान करें और इसी मतदान के आधार पर स्वस्थ लोकतंत्र आगे बढ़े। इसीलिए हमने अपेक्षा की है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहतर बनी रही। हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश जो पहले बिगड़ा हुआ प्रदेश था, जहां लॉ एंड ऑर्डर बड़ी समस्या थी, जहां दंगों की लंबी विरासत हुआ करती थी, समय समय पर दंगे हुआ करते थे, आज उत्तर प्रदेश उन दंगों से मुक्त है, व्यवस्था से युक्त है। अपराध और अपराधी उत्तर प्रदेश में शांत हैं, उनके खिलाफ कोर्ट के निर्णय आ रहे हैं, वो दोष सिद्ध हो रहे हैं और जो व्यवस्था बनाई है उस व्यवस्था के आधार पर उत्तर प्रदेश भय मुक्त है, प्रशासन से युक्त है और लोकतंत्र में की जो घटनाएं हैं, पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव हो, राज्यसभा का चुनाव हो, लोकल बॉडीज का इलेक्शन हो और चाहे सहकारिता के चुनाव हो, सारे के सारे चुनाव में व्यवस्था अगर बनी रहती है तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए व्यवस्था बेहतर रहे, बनी रहे, शांति व्यवस्था कायम रहे। कोई भी राज्य हो, उस राज्य को निश्चित रूप से ऐसी अपने राज्य में भी व्यवस्था करनी चाहिए। इसीलिए हम अपेक्षा कर रहे हैं कि योगी मॉडल जो उत्तर प्रदेश में है, जिसे जनता ने भी स्वीकारा है और देश की सर्वोच्च न्यायालय ने भी स्वीकारा है, मैं समझता हूं कि वो मॉडल अगर बंगाल में भी लागू किया जाता है तो निश्चित रूप से लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा, निश्चित रूप से जनहानि नहीं होगी, निश्चित रूप से व्यवस्था बनी रहेगी और बनी हुई व्यवस्था में लोग सुरक्षित रहेंगे, हत्याएं नहीं होंगी, लोकतंत्र की लूट नहीं होगी और इस सुरक्षित लोकतंत्र के आधार पर देश आगे बढ़ेगा। इसीलिए हमारी अपेक्षा है कि बंगाल में भी ममता दीदी उत्तर प्रदेश की तरह अपनी व्यवस्थाओं को ठीक करें और यहाँ के मॉडल की जो अच्छी चीज है उसे अपने यहाँ स्वीकारेंगी तो व्यवस्था ठीक होगी, व्यवस्था ठीक होगी तो लोगों को लाभ होगा
और लोगों को लाभ होगा तो लोगों का लाभ बेहतर लोकतंत्र के आधार पर देश में दिखेगा, ये आवश्यक है। इसीलिए हमारी अपेक्षा है कि इस प्रकार जिसको जनता ने भी स्वीकार किया है इस मॉडल को, और इस मॉडल के खिलाफ जो लोग सुप्रीम कोर्ट में गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में ये मॉडल ठीक तरह से अपनाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि जो बेहतर है, जिसको न्यायालय ने अपनी प्रशंसा दी है, जिसे जनता ने स्वीकारा है, वही लोकतंत्र में सभी को स्वीकार करना चाहिए। और इसीलिए बेहतर लोकतंत्र के आधार पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए ममता जी को भी योगी मॉडल अपनाना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में सियासत योगी मॉडल बनाम ममता मॉडल पर हो रही है, यानी उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था का मॉडल है और जो पश्चिम बंगाल में जो मॉडल है, उसको लेकर के एक नई चर्चा, एक नई बहस शुरू हो गई है। दीपक रंजन जी को चर्चा में शामिल करते हैं। दीपक जी, संजय जी किस तरीके से बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पिछले कई चुनाव में आप देख रहे हैं कोई हिंसा नहीं, कोई हिंसक वारदात नहीं हुई, शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराए गए, फिर भी आप पश्चिम बंगाल में जो हिंसा है उसको आप कंडम नहीं कर, उसको खारिज नहीं कर रहे हैं। आप ममता दीदी के समर्थन में खड़े हुए हैं। देखिए मानस भाई, पश्चिम बंगाल में जो भी हुआ है, जिन लोगों की मृत्यु हुई, उनके प्रति हमारी गहरी संवेदना है और मैं ऊपर वाले से ऐसी कामना करता हूं कि उनके परिवार को इस दुखी घड़ी को सहन करने की जो है क्षमता प्रदान करे। और अभी हमारे बड़े भाई आदरणीय संजय चौधरी जी के मुंह से लोकतंत्र और संविधान की बातें सब सुन करके बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। अभी हमारे भाई शायद भूल गए कि अभी बहुत जल्दी नगर निकाय का चुनाव संपन्न हुआ, 2020 में नगर पंचायत का चुनाव संपन्न हुआ था। किस तरीके से लोकतंत्र के मानस भाई लोगों ने धज्जियां उड़ाते हुए लोगों को पर्चा दाखिल नहीं करने दिया, उनका फॉर्म छीनने का काम किया। आपके टीवी और चैनल के माध्यम से आपके सम्मानित पत्रकारों ने जिस तरीके से वहां का फुटेज दिखाया, कवरेज करके अपनी जान जोखिम में डाल करके एक एक पत्रकार वहां पे पहुंचा, किस तरीके से हमारी महिला बहनों के साथ जो अभद्रता की गई, उनके साथ उनके कपड़े फाड़े गए, उनको फॉर्म नहीं लेने दिया गया, उनके फॉर्म छीना गया। अभी आपने नगर निकाय के चुनाव में देखा होगा कि किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करके इन लोगों ने भी यहाँ पर कानपुर देहात में एक प्रत्याशी की हत्या हो गई थी। हालांकि वो निर्दल प्रत्याशी था, लेकिन प्रत्याशी तो प्रत्याशी, उसकी हत्या हुई तो क्या उस पर इन्होंने संवेदना प्रकट करने का काम किया? ये अपने रिज्यूम के सारे दंगे, सारी हिंसाएं भूल गए। इनकी नई जब 2017 में सरकार बनी थी मानस भाई, तो उसी टाइम सहारनपुर का दंगा हुआ था दलित और राजपूत के बीच में, और राजपूत लोगों ने और अन्य जाति लोगों ने दलितों का घर भी चलाने का काम किया था। अभी ताजा मामला आपका देखा होगा आपने, किसानों के साथ किस तरीके से हुआ, किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी गई। जब किसान आंदोलनरत था तो इन्होंने काले कानून को लेकर के, जब किसान हर जगह पे आंदोलन कर रहा था, तो कम से कम 700 किसान मरे। इन्होंने उस पर संज्ञान लेने का काम किया। उसके बाद इन्होंने इस काले कानून को वापस करने का काम किया। ऐसे मुजफ्फरनगर का दंगा, मुजफ्फरनगर की हिंसा, देखिए ये सही है कि वहां पर जो हुआ हम उसको बहुत न्यायोचित, बहुत सही नहीं ठहराते, लेकिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस तो केंद्र सरकार के अधीन आती है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस मुजफ्फरनगर दंगा तो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुआ था, और वही एक ऐसा मूवमेंट है भारतीय जनता पार्टी वहां पर मजबूत हुई। नहीं, बिल्कुल मजबूत नहीं। इन्हीं के नजरियों में पलायन करने का काम हुआ जब इनकी सरकार थी। आप उसको फिर से ध्यान दीजिए, इनके अमित शाह जी जब वहां पर गए थे तो उन्होंने कहा था, और अभी योगी जी ने कहा था कि हम गर्मी में भी लोगों को ठंडा करने का शिमला बना देंगे। तो किसकी सरकार थी अभी? मुजफ्फरनगर में जो दंगा हुआ था उसकी सारी चीजें सामने आई थी, और किस तरीके से इन लोगों ने वहां पे गलत सही करने का काम किया था, इसको ये चीजें सारी उजागर हुई थी सपा सरकार में कि किस तरीके से वहां पर उन्होंने मुस्लिम समुदाय को जो है, अब खैर उस चीजों में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन आज की तारीख में अगर ये यूपी मॉडल को कंपेयर कर रहे हैं बंगाल मॉडल से, तो अभी मणिपुर को क्यों भूल रहे हैं? आज मणिपुर चल रहा है तो क्यों, जब अमित शाह जी वहां पहुंचे, देश के गृह मंत्री वहां पर पहुंचे, वो लॉ एंड ऑर्डर के मेंटेन नहीं कर पाए, और हमारे बड़े भाई संजय चौधरी जी के हिसाब से योगी जी के राज में लॉ एंड ऑर्डर बहुत मेंटेन है, तो योगी जी को मणिपुर भेजने का काम करें। कम से कम हो सकता है शायद यही मणिपुर जाकर के जो वहां पर संभालने काम करें। अरे मणिपुर में 100 से ज्यादा लोग। बिल्कुल दीपक जी, हम इसमें बिल्कुल संजय जी से जवाब लेंगे, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के साथी हमारे जुड़ चुके हैं। शुभाकर भट्टाचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका। शुभाकर जी, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सीना ठोक के कह रही है कि योगी मॉडल से कुछ सीखे ममता दीदी। उत्तर प्रदेश में राजनीति अब एक नए मुद्दे की तरफ जा रही है, कह रहे हैं कि योगी मॉडल बनाम ममता मॉडल यानी बंगाल मॉडल। उत्तर प्रदेश में चुनाव में हिंसा नहीं होती है। वाकई बहुत कुछ सीखने वाले मानस जी, मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, बहुत कुछ सीखने वाला है कि यहाँ पे डेवलपमेंट दिखाने तक के लिए एक जो हमारे वहां पे विद्यासागर पुल का था,
उसका इन्होंने फोटो पे चलाया था इसके ऊपर। यूपी गवर्नमेंट ने अपने डेवलपमेंट के जो शीट्स निकाली थे, फोटो निकाला था बंगाल का। तो कौन किसके मॉडल का बात हो रही, बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, 20 मौतें हो चुकी है जैसा मेरी जानकारी। मैं तो मॉडल, मैं अभी आपने पहले देखिए मॉडल की डुप्लीकेसी की बात की, तो मैं बता रहा हूँ कि जेवर में रेप एंड मर्डर होता है, शायद ये बंगाल में नहीं हो रहा है, तो अफसोस की बात है। मैं बिल्कुल इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रख रहा हूँ। अगर मथुरा में जैसे करके ज्वेलर्स को दिन दहाड़े मार दी जाती है, ये बंगाल में नहीं हो रहा है, तो ये अफसोस की बात है। बंगाल में आपको जितनी चीजें सुनने को आ रही है, वो राजनीतिक बातें सुनने को आ रही हैं, जो कि इनकी खुद की बनाई हुई है। जिस बंगाल ने कभी हिंदू मुसलमान नहीं सुना था, आज वो बंगाल हिंदू मुसलमान सुन गया। वो आप ही की वजह से सुन पा रहे साहब। तो इसमें तो बिल्कुल जो है, जो मॉडल जो यहाँ पे जो फॉलो होना चाहिए, शायद बंगाल वाकई पीछे रह जा रहा है। ये मॉडल हम लोग नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, हम हिंदू मुसलमान नहीं होने दे पा रहे हैं। ये बड़ी कमी है हमारे में, ये होने देना चाहिए था। और इसको लेकर अगर हम लोग राजनीति सीखते, तो शायद ये बीजेपी मॉडल बहुत अच्छी तरीके से हम फॉलो कर पाते। और भी कुछ करना चाहिए था, मैं एक एक करके और बताता हूँ। फॉलो करना चाहिए था, जैसे इन्वेस्टर समिट किया जाता है और उसमें बताया जाता है 33 लाख करोड़ का हमने बिजनेस साइन किया। पूरे भारत में यूपीएससी में ऑर्डर वो रिपोर्ट निकाली, उन्होंने कहा कि भैया पूरे भारतवर्ष में 44 लाख करोड़ का तो पूरे भारतवर्ष में हुआ है। उसका समझ लीजिए 70% तो यूपी ने कर लिया अकेले। इतना बड़ा झूठ। तो बाकी झूठ बोलने वाला जो मॉडल है, वो हम लोग फॉलो नहीं कर पाए। ये कर और एक चीज, अतीक अहमद और इसकी अगर आप बात कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का मतलब ये है, तो इसका मतलब ये है कि भाजपा इस बात को इसको ओन करती है कि भाई हम लोग जुडिशियल कस्टडी में या पुलिस कस्टडी में अगर हमारे वहां पे किसी की हत्या हो जाती है, अपराधियों की हत्या हो जाती है, तो ये लॉ एंड ऑर्डर का अच्छा सिचुएशन हो सकता है। तो शायद हम इसको बंगाल गवर्नमेंट शायद फॉलो नहीं कर पाए, या आंख मूंद करके रंग देख करके तब जाके बुलडोजर चला दिया जाए। अगर ये हिसाब से होता, तो आज बंगाल में आधे से ज्यादा भाजपा नेताओं के घर बुलडोज कर दिए जाते। तो जनाब बहुत मतलब ये मैं तो सोचता हूं कि भाई मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ऐसा मॉडल हमारे रहते भगवान न करे वहां पे इस तरीके के मॉडल को वहां पे करे, वहां पे डुप्लीकेसी हो। ये मॉडल इनके पास अगर खुद के पास ये रहे, इनकी खुद की कॉपीराइट इसके ऊपर रहे ऐसे मॉडल की, तो ज्यादा अच्छा है। कि मैं ज्यादा सपोर्ट करता हूँ इस बात। चलिए, हमारे साथ ए.के. जैन साहब भी मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक रहे और बहुत लंबा कार्यकाल रहा है। ए.के. जैन साहब, जब हम बात कानून व्यवस्था की करते हैं और खास तौर से चुनाव जिसको कहते हैं कि लोकतंत्र का पर्व होता है, अगर उसमें हम तस्वीरें देखें कि बमबाजी हो रही है, हिंसा हो रही है, बैलेट बॉक्स लूटे जा रहे हैं, तो ये तस्वीरें थोड़ी सी विचलित करती है। लेकिन इन सब के बीच ये भी सही है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये प्रचारित किया जा रहा है कि देखिए जो योगी का जो मॉडल है उसको उससे सीखना चाहिए। जो बुलडोजर बाबा की जो छवि, उससे अपराधियों के मन में खौफ है। अभी उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए, हिंसा इक्का दुक्का छोड़ के बहुत हिंसा की खबरें नहीं आई। तो ये कहा जा रहा है कि ममता दीदी सीखें। तो आप कैसा परिवर्तन देखते हैं अगर बीते कुछ सालों की बात करें और योगी राज की बात करें? क्या वास्तव में जो उत्तर प्रदेश सरकार है या जो योगी का मॉडल है, वो हिंसा को रोकने में कामयाब रहा, कानून व्यवस्था को रोकने में कामयाब है? आपको लग रहा है सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है, घुमाया जा रहा है ताकि जनता को लगे कि नहीं जो बुलडोजर बाबा है उनका मॉडल ठीक है? देखिए, हर प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति, वहाँ का जो पॉपुलेशन रेशियो है, का जो क्राइम सिचुएशन है, वो अलग अलग होती है। मैं यूपी के बारे में कह सकता हूँ कि यूपी में जो वर्तमान में सख्ती की जा रही है पुलिस के द्वारा, और योगी जी को श्रेय जाएगा क्योंकि वो गृह मंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं। तो जो कार्रवाइयां संगठित अपराध की कमर तोड़ने के लिए की गई हैं, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये 25 करोड़ की आबादी का प्रदेश है और क्राइम प्रोन स्टेट रही है पहले। वर्तमान में मेरा मानना है, जो मैंने विभिन्न गवर्नमेंट्स में मैंने काम किया है और जो मैं 37 ईयर्स तो मैं सर्विस में ही रहा, तो यूपी में ही रहा, कहीं मैं बाहर डेपुटेशन पे नहीं गया। तो मेरा ये मानना है कि जो एक्शन इस समय क्रिमिनल एलिमेंट्स के खिलाफ चल रहा है, एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन, इसके लिए मैं तारीफ करना चाहूंगा योगी गवर्नमेंट की कि कोऑर्डिनेटेड एक्शन हो रहा है। डीएमबी, एसएसपी भी, जिला पंचायत
के लोग भी, डेवलपमेंट अथॉरिटी के लोग भी, ग्राम पंचायतों से भी, कहाँ किसका कब्जा है, कहाँ सरकारी भूमि पर कब्जा है, वो सब जो खाली कराए जा रहे हैं, जो एक्शन हो रहा है कोऑर्डिनेटेड मिलकर, इसका बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ा है। पहले की गवर्नमेंट्स में मैंने ये थोड़ी कमी देखी कि आपस में कोऑर्डिनेटेड एक्शन नहीं हो पाता था। डेवलपमेंट अथॉरिटी ने फोर्स मांगा, उन्होंने कहा साहब अभी हम लॉ एंड ऑर्डर में व्यस्त हैं, फोर्स नहीं दे पाएंगे। इस समय कोई नहीं ये बात कह सकता है, एक्शन होना है तो एक्शन होना है, इसका प्रभाव पड़ा है। और जो मेजर्स लिए गए हैं सेक्शन 27 के तहत, जो हमारा एक्ट है डेवलपमेंट अथॉरिटीज का, उसमें जो प्राविधान है कि सरकारी भूमियों पर जो कब्जा है, जो जबरन कब्जा कर लिया गया है, ग्राम समाज की भूमि है, डेवलपमेंट अथॉरिटी की भूमि है, नगर निगम की है, एनिमी प्रॉपर्टी है, जिस पर माफियाज ने कब्जे कर लिए थे, गुंडों ने कब्जे कर लिए थे, वो एक एक करके सब वैकेट हो रहे हैं और हजारों करोड़ की संपत्तियां उनके कब्जे से वैकेट कराई गई है। उसका एक डेफिनेटली एक संदेश पूरे समाज में गया है और लोगों में, अभियुक्तों में डर है, क्रिमिनल्स में ये डर है कि अगर उन्होंने इस प्रकार की कार्रवाई की तो, और ये डर एक आवश्यक होता है। एक सभ्य समाज के लिए जरूरी है कि क्रिमिनल डर के रहे। क्राइम तो आज भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि क्राइम पे फुल स्टॉप लग जाएगा। और जो मैंने पहले किडनैपिंग फॉर रैंसम के गैंग्स को ऑपरेट करते देखा, डेकॉइट्स के गैंग्स को ऑपरेट करते देखा, जमीनों पे कब्जे करते देखा, ठेकों में जो गुंडागर्दी होती थी, उन सब पे विराम लगा है। और जो इस समय पुलिस है उसने सख्ती की है, और जो ऑर्गेनाइज क्राइम है जिसके लिए एसटीएफ का गठन हुआ था, उस पर काफी लगाम लगी है। और ये मैं तो रिटायर्ड हो गया हूँ, 7-8 साल हो गए मुझे लोग मिलते रहते हैं, बिजनेसमैन मिलते रहते हैं, और लोग मिलते रहते हैं, बड़े इंडस्ट्रीज मिलते रहते हैं। वो इस बात को कहते हैं कि जो पहले कभी धमकियां आती थी, डिस्टर्बेंस होता था, कोई चंदा मांगता था, कोई दबाव बनाता था, वो सब समाप्त हुआ। तो ये उत्तर प्रदेश के लिए एक शुभ संकेत है। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जो भी पिक्चर्स वेस्ट बंगाल की देखने में आती हैं, जो कि लोकल इलेक्शन में हिंसा हुई है, मैं इसको दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं और इससे एक छवि खराब होती है। और इस संबंध में सख्ती किए जाने की आवश्यकता है, सख्त एक्शन की आवश्यकता है। और इस प्रकार बमबाजी होना मैं देखता रहता हूँ विजुअल, अब अगर तो ये ठीक नहीं है। इसका एक संदेश देश में गलत जा रहा है। जो भी ठीक बात की साहब आपने, बिल्कुल ठीक बात की, संदेश गलत जाता है कि जब इस तरीके से चुनाव में देखते हैं कि वोट की जगह, बैलेट की जगह बुलेट चल रही, तो निश्चित तौर पर। लेकिन जैन साहब, एक सवाल हम अपने जो मित्र हैं उमाशंकर पांडे जी, कांग्रेस के प्रवक्ता है, तो उनसे जरूर एक सवाल लेना चाहेंगे, क्योंकि मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है कि आखिर आज पांडे जी बोलेंगे क्या, क्योंकि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में तो वो भारतीय जनता बीजेपी के खिलाफ है, लेकिन जो बंगाल की चुनावी हिंसा हुई उसमें ये भी पीड़ित है। तो बताइए पांडे जी, किसकी तरफ है आप, योगी मॉडल की तरफ कि ममता दीदी के मॉडल की तरफ? देखिए मानस जी, सच्चाई सबके सामने है। उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग हैं हम, और उत्तर प्रदेश की हकीकत से वाकिफ है। और बंगाल में जो हुआ वो भी हम लोगों ने देखा। हिंसा को किसी भी लेवल पर उसको न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता, वो बंगाल का हो या उत्तर प्रदेश का हो। बंगाल में जो हुआ वो निश्चित रूप से गलत है, लोकतंत्र मर रहा है। और उत्तर प्रदेश में मानस जी जो हुआ, ये लोकतंत्र मर नहीं रहा है, लोकतंत्र को कब्जे में कैद करके तालाबंद कर दिया गया है। अरविंद जैन जी कह रहे थे, मैं सुन रहा था, 2 तरीके के अपराध होते हैं मानस जी, संगठित और असंगठित। आज उत्तर प्रदेश में न संगठित अपराध खत्म है, न असंगठित अपराध खत्म है। असंगठित अपराध खत्म है या नहीं, ये एनसीआरबी के आंकड़े गवाही देते हैं। और रही बात संगठित अपराध की, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संगठित अपराध को 2 श्रेणियों में बांट दिया है।
पहली श्रेणी है जो सत्ता के संरक्षण में है और सत्ता उनको संरक्षित करती है। क्या जैन साहब इस बात से मना कर पाएंगे कि आज पूर्वांचल के तमाम जो मुख्यमंत्री योगी जी के सजातीय अपराधी हैं उन पर कोई कार्रवाई हुई का? क्या धनंजय सिंह को हम लोगों ने 25,000 का इनाम होने के बावजूद मुख्यमंत्री आवास के और डीएम आवास के बगल में उनको आराम से क्रिकेट खेलते हुए हम लोगों ने नहीं देखा क्या? ऐसे तमाम नाम है, मैंने तो केवल एक नाम कोट किया है। तो ये जो मेरा अपराधी और तेरा अपराधी वाला मामला हो गया है, ये संगठित अपराध के ऊपर सत्ता का जो ताज बिठा दिया गया है, ये उत्तर प्रदेश के लोकतंत्र और संविधान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अगर आप उस संगठित अपराध के सत्ता के संरक्षण वाली टीम के नहीं है तो आपको जेल में भी ठोक दिया जाएगा, आपको पुलिस कस्टडी में ठोक दिया जाएगा, आपको न्यायालय में आपकी सुनवाई के दौरान आपको ठोक दिया जाएगा। और रही बात चुनावों की, क्या हम लोगों ने जिला पंचायत चुनाव और जो पंचायत के चुनाव हुए थे और अभी जो स्थानीय निकाय चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, क्या उसमें हमने यही सत्ता संरक्षित अपराध नहीं देखे क्या? लखीमपुर खीरी की घटना, सीतापुर की घटना हम कैसे भूल सकते हैं मानस जी, कि कैसे एक महिला का चीरहरण कर लिया जाता है। सैकड़ों ऐसी खबरें थी, नॉमिनेशन पत्र फाड़ दिए गए, छीन दिए गए, नॉमिनेशन नहीं करने दिया गया, मतदाताओं के अपहरण कर लिए गए, उनको बिठा लिया गया, पुलिस ने लाठियों से पीटा, यानी कि वर्दीधारियों को ही सत्ता का गुंडा बनाकर जो उनसे लोगों को, विपक्ष के लोगों को दबाया गया। ये उत्तर प्रदेश में ही हुआ। ये योगी मॉडल है, यह है योगी मॉडल। और बुलडोजर, अरविंद जी तो लंबे समय तक बता रहे हैं 37 साल तक पुलिस में रहे। बुलडोजर कभी लोकतंत्र और संविधान संरक्षण का प्रतीक हो सकता है क्या? फिर बंद कर दीजिए न्यायालयों को, बंद कर दीजिए वकालत को, एलएलबी की पढ़ाई बंद कर दीजिए। फिर पुलिस ही क्यों? फिर तो सत्ता संरक्षण सत्ता के भाजपा के गुंडे होंगे और बुलडोजर होगा। किसी के घर पे गिरा दीजिए, किसी का घर गिरा दीजिए, किसी के ऊपर चढ़ा दीजिए। फिर किस चीज की जरूरत है अरविंद जी? अगर बुलडोजर ही लोकतंत्र का प्रतीक बन जाए तो फिर आप समझ सकते हैं कि कैसी सरकार चल रही है, कैसा सरकार का किस किस को संरक्षण है। गुन्ना बजरंगी की हत्या कहां पे हुई? ऐसे तमाम, मैं कोई पर्टिकुलर नहीं बात करना चाहता, बलात्कारी हो अगर वो सत्ता का है तो पुलिस कोई एक्शन नहीं लेगी, भले ही एसएसपी आवास लखनऊ में घुस जाए पूरे दल बल के साथ, माननीय सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद कार्रवाई होगी, सजा मिलने के बाद उनको पार्टी से निकाला जाएगा। क्या ये सब इसी उत्तर प्रदेश में हम लोग नहीं देख रहे हैं? निकाय चुनाव में अमरोहा हो, गाजियाबाद हो, बिजनौर हो, हर जगह हिंसा हुई। ये हिंसा हुई और जो बंगाल का हिंसा है मानस जी, उसको भी समझ लीजिए वो है क्या। एक तरफ केंद्र की सरकार, एक तरफ प्रदेश की सरकार, इन दोनों की आपसी लड़ाई में ये जो हिंसा हुई है वो निश्चित रूप से लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ हो, चाहे ममता जी की पार्टी हो या चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का दल हो। मालदा की घटनाएं हम लोगों ने पिछले चुनाव में देखी थी, कैसे मालदा में इतनी घटनाएं हुई। वो घटनाएं, चुनाव खत्म हुई और इस तरीके की घटनाएं खत्म हो गई। अब फिर चुनाव आ रहा है, फिर घटनाएं शुरू हो गई। तो क्या ये केंद्र और प्रदेश की सरकार के टकराव और दोनों के द्वारा सरकारी मशीनरियों और सत्ता के दुरुपयोग का साक्षात प्रमाण नहीं है मानस जी? लेकिन देखिए, अब सवाल तो यही खड़ा होता है कि जब न्याय में बहुत विलंब होता है और जनता जब पीड़ित परेशान हो जाती है तो किसी रोल मॉडल को अपनाना चाहती है। अगर मान लीजिए बुलडोजर चल रहा है तो बुलडोजर ऐसा तो है नहीं कि किसी शरीफ आदमी के घर पर चल रहा है। बुलडोजर जो चल रहा है वो माफियाओं के खिलाफ चल रहा है। लेकिन आज तो हमारा खैर बहस का मुद्दा पांडे जी दूसरा था। आज तो हम लोग ये बात करते हैं कि चुनाव के दौरान जो हिंसा होती है वो कितनी जायज है और उसको रोकने के लिए अगर बुलडोजर का भी एक्शन होता है तो उसमें बुराई क्या है? संजय चौधरी जी, सवाल तो आप पे खड़े कर रहे हैं। तमाम विपक्ष के जो भी हमारे साथी मौजूद है वो कह रहे हैं कि आप अपने जो पंचायत चुनाव हुए उसमें जबरदस्त हिंसा देखने को मिली। मानस भाई, दरअसल बात क्या होता है कि जब तर्क को तर्क न स्वीकार किया जाए, इस बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस और विपक्षी दल का सहयोगी संगठन मुस्लिम उलेमा हिंद इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले गया और सुप्रीम कोर्ट में उसने बताया था कि इस प्रकार की बुलडोजर की कार्रवाई को करने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार को
निर्देश देने चाहिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार ये कार्रवाई करना बंद करे। सर्वोच्च न्यायालय में ले गए थे और सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय क्या दिया? सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की जो कार्रवाई हो रही है, जो बुलडोजर चल रहा है और जिस प्रकार इस बुलडोजर के माध्यम से लोगों के अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, वो कार्रवाई नियम के अनुरूप है। ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था, वो उसका डिसीजन है। वो तो जिस तर्क के आधार पर स्वीकार किया, तो उस तर्क के आधार पर जनता ने भी स्वीकार किया। मेरे बंगाल के मित्र एक प्रवचन दे रहे थे, कह रहे थे कि बंगाल में हिंदू मुस्लिम नहीं होता है। बंगाल का विभाजन क्यों हुआ था जरा बताने की कोशिश करेंगे शुभंकर भट्टाचार्य। मुझको लगता है कि जब बंगाल का इतिहास देखेंगे तो बंगाल का विभाजन ही हिंदू और मुसलमान के आधार पर हुआ था। इतिहास को देखने के बाद और इतिहास को समझने के बाद अगर आप आंख मूंचे रहेंगे तो यही स्थिति होगी। बंगाल में चुनाव के समय ही नहीं, चुनाव के बाद भी, विधानसभा के चुनाव के बाद भी हिंसा का तांडव हमने अपनी आंखों से और पूरे देश के मीडिया ने खुलेआम देखा है। ये बताता है कि बंगाल में लोकतंत्र की हत्या करने की लंबी परंपरा रही है। वो चुनाव के समय भी रही है, चुनाव के बाद भी रही है और विस्थापित आज भी अपने घरों में बंगाल में नहीं रह पा रहे हैं। इस सच को अगर आंख मूंछ लेना है तो ये आंख मूंछ सकते हैं, लेकिन वास्तव में बंगाल लोकतंत्र को निराश कर रहा है। क्यों? क्योंकि वहां की सरकार को संरक्षण देने वाले विपक्ष के कुछ दल मिलकर इस लोकतंत्र की हत्या करने को अपनी सिद्धि मान रहे हैं, लेकिन अंततोगत्वा उन्हें इस लोकतंत्र के आगे सर झुकाना ही झुकाना पड़ेगा। और बात नंबर 3, मेरे समाजवादी पार्टी के मित्र ने मुजफ्फरनगर दंगे का बात किया, लेकिन शायद वे भूल गए कि मुजफ्फरनगर का दंगा तो समाजवादी पार्टी के समय ही हुआ था। ये उनकी प्रशासनिक अगर देश की जनता, अगर देश का न्यायालय योगी मॉडल को न केवल उत्तर प्रदेश में बहुमत के आधार पर, उत्तर प्रदेश में स्वीकार्यता के आधार पर, न्याय के सिद्धांत के आधार पर अगर स्वीकार कर रहा है, तो मुझे लगता है कि इस मॉडल को अगर बंगाल में भी स्वीकार करेंगे तो बंगाल की जनता को भी निश्चित रूप से न्याय मिलेगा, क्योंकि राज्य बना ही है व्यवस्था को बनाए रखने में, राज्य बना ही है सभी को समानता के आधार पर न्याय देने के लिए, और राज्य की स्थापना में जो लोकतंत्र है उसे हमने स्वीकारा है। लोकतंत्र को बचाने के लिए आज जो कवर फायर देने वाले लोग जो ममता बनर्जी को देते हैं, मुझे लगता है कि उन्हें न्याय के लिए, उन्हें देश हित के लिए, उन्हें लोकतंत्र के लिए, देश की व्यवस्था के लिए, आम नागरिकों के बहते हुए खून को रोकने के लिए आगे आना चाहिए और इसको पक्ष विपक्ष के बजाय लोकतंत्र के बचाने की लड़ाई को लड़ना चाहिए। छोटे तर्कों के आधार पर, एक दो घटनाओं के आधार पर उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से लगातार चुनाव हो रहे हैं, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे वो विधानसभा का हो, चाहे वो पंचायत का हो, चाहे वो नगर निगम का हो, चाहे वो सहकारिता के चुनाव हो, सारे के सारे चुनाव में जिस प्रकार से विधि की व्यवस्था बनी हुई है, न्याय बना हुआ है, व्यवस्था के आधार पर हिंसा से मुक्त चुनाव हो रहे हैं और परिणाम आने के बाद भी जनता शांति से उसे स्वीकार कर रही है। मुझे लगता है कि ये व्यवस्था अगर और राज्यों में भी इसे स्वीकार करे तो जनता को बेहतर न्याय मिलेगा, जनता को सुख शांति होगी और तभी सुख शांति के आधार पर प्रदेश बढ़ेगा। मेरे एक शुभांकर जी कह रहे थे कि इस मॉडल को नहीं स्वीकारे। अरे उत्तर प्रदेश ने 5 सालों में अपने बजट साइज को जस्ट डबल किया, जस्ट डबल। ये बताता है कि उत्तर प्रदेश में विकास की रफ्तार क्या है। जनता ने अगर ये उत्तर प्रदेश राजनीतिक रूप से इतना संवेदनशील राज्य है कि 5 साल में ये उत्तर प्रदेश अगर किसी की थोड़ी सी भी गलती होती है उस मुख्यमंत्री को लात मारकर फेंक दिया करता है। उसने योगी आदित्यनाथ को स्वीकारा है और स्वीकारने के आधार पर 37 साल के बाद फिर से योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया है। वो इसलिए कि वो लॉ एंड ऑर्डर के बेस पर किसी जीरो टॉलरेंस की नीति के आधार पर काम कर रहे हैं, गुणदोष के आधार पर काम कर रहे हैं और जो भी विधि व्यवस्था के खिलाफ खड़ा हो रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। मेरे कांग्रेस के मित्र नाराज थे। अभी एक मैं समाचार पढ़ रहा था
कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के माफिया सरगनाओं का सिरमौर पंजाब में गया और उसकी पैरवी के लिए कांग्रेस की सरकार ने वहां पर 85 लाख से ज्यादा रुपया सुप्रीम कोर्ट में खर्च किया वकीलों के कि वो पंजाब से निकलकर यूपी में ना आ पाए, उसकी भरपाई आज कांग्रेस के उन्हीं लोगों से हो रही है। तो मुझे लगता है कि इस व्यवस्था को जो सीधे रास्ते पर जा रही है, उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है जीरो टॉलरेंस की नीति के आधार पर, लॉ एंड ऑर्डर के आधार पर, बनी व्यवस्था के आधार पर। ये अगर और राज्य स्वीकार करना चाहे तो वहां की जनता का भला हो सकता है, वरना वो जिस रास्ते पर जा रहे हैं ये उनका तर्क हो सकता है। बिल्कुल निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा रही है, चुनाव का मुद्दा रही है। हमने देखा सरकारें पलटते हुए, मायावती की सरकार ही आई थी ये नारा देकर के कि चढ़ गुंडों की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर। हमारे साथ जैन साहब मौजूद हैं। जैन साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बीच में शायद आपकी बात पूरी नहीं हो पाई। मैं चाहता हूं कि आप अपने कमेंट्स को बिल्कुल कंप्लीट करें। देखिए, हर बिल की अपनी पावर्स होती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है डेमोक्रेसी। एग्जीक्यूटिव की पावर्स अलग है, लेजिस्लेशन अलग है, जुडिशरी की पावर्स अलग है। अगर एग्जीक्यूटिव अपनी पावर्स को भूल जाए और एक सहारा लेने लगे हर चीज में जुडिशरी का, कि हमने जुडिशरी को रेफर कर दिया है, ये मैं इस सिस्टम को मैं सिस्टम नहीं मानता हूँ। जो भी एक्शन बुलडोजर के हो रहे हैं, ये प्रचार चल रहा है कि साहब ये तो कानून को ठेंगा दिखा दिया है। बहुत से लोग उसके अगेंस्ट हाई कोर्ट गए, अन्य कोर्ट्स में गए, वो कोई रिलीफ नहीं मिला। फाइल कंप्लीट है, बताया गया कि इलीगल कंस्ट्रक्शन, बिना किसी अप्रूवल के कंस्ट्रक्शन, ये बड़ी ग्रेट पावर्स मिली हुई हैं इसमें डेवलपमेंट अथॉरिटीज को। इसमें डिमोलिशन के आधार हैं, इसमें बिल्कुल अधिकार मिला हुआ है डेवलपमेंट अथॉरिटी में। और अगर उसका जो किया जा रहा है और उन एलिमेंट्स के खिलाफ किया जा रहा है जो कि लॉ एंड ऑर्डर भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको चिन्हित करके किया जा रहा है, तो मैं नहीं समझता इसमें कोई गलत बात है। क्राइम कंट्रोल के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो भी मेथड लिए जाने चाहिए वो लिए जाने चाहिए, मेरा मानना है। देखिए, इसका दायित्व तो बनता है कि कर्फ्यू ना लगे, शांति व्यवस्था बनी रहे और जो भी क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं वो कंट्रोल में रहे। अगर आप उनके ऊपर एनएसए लगा रहे हैं, गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई कर रहे हैं, उनकी अवैध संपत्तियों को सीज कर रहे हैं, मैं इसमें कहीं कोई इरेगुलरिटी नहीं मानता। ये एक्शन होनी चाहिए। लेजिस्लेचर की अलग पावर्स हैं, जुडिशरी की अलग पावर्स हैं। हर बार लोग ये रेफर करने लगते हैं, मैं देखता हूं जब बुलडोजर एक्शन की बात आती है कि साहब जुडिशरी की पावर ले ली। इसमें जुडिशरी की कौन सी पावर है? ये तो सेक्शन 27 में लेट डाउन है, बहुत से एक्ट में लेट डाउन है। अगर आपने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया है तो इसके लिए कोई जुडिशियल कोर्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है, उसका चिन्हीकरण होगा, रिपोर्ट लगेगी कि हाँ साहब ये एनिमी प्रॉपर्टी है, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, आप उसको इमीडिएटली वैकेट करा सकते हैं। उसको आप जो भी उस पर अतिक्रमण है उस सबको ध्वस्त कर सकते हैं। इसमें आपको कहीं जुडिशरी में जाने की जरूरत नहीं, किसी कोर्ट से इसमें आपको स्टे नहीं मिलेगा। तो आप अगर पावर्स को खुद ही भूल बैठे हैं, देखिए ये अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स अपना काम सही तरीके से करें तो जुडिशरी के ऊपर मैं समझता हूं कि लोड भी कम होगा। और जो बात अभी किसी ने कही कि साहब ये एक सजातीय क्रिमिनल्स हैं, मेरी 3 बनारस में, मैं एसपी भी रहा हूँ, डीआईजी रेंज भी रहा हूँ, आईजी भी रहा हूँ। मैं वहां के लोग हैं, रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, सर्विंग ऑफिसर्स हैं, उनसे भी बात करता रहता हूँ। मैं नहीं समझता कि जो बात कही जा रही है कि ये प्रचार होता है कि साहब वो जो है उनको संरक्षण मिला हुआ है, मैंने जब किसी से पॉइंटेड क्वेश्चन पूछा कि क्या गतिविधियां हैं, उन्होंने कहा साहब खामोशी है, बिल्कुल कोई क्राइम की हिमाकत नहीं कर रहा है। यही सिचुएशन होनी चाहिए। मैंने तो बहुत से केसेस में देखा है कि जो क्राइम हुए हैं उसमें ठोस एक्शन किया गया, उसमें बीजेपी वालों के खिलाफ भी एक्शन लिया गया है। ये बिल्कुल है। कोई भी क्राइम करे, चाहे उसमें बीजेपी का आदमी इन्वॉल्व हो, चाहे कोई इन्वॉल्व हो, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। देखिए, जो विकास दुबे के खिलाफ एक्शन हुआ और भी जो माफिया गैंग्स के खिलाफ एक्शन हुए, सुप्रीम कोर्ट तक कमेटी को रेफर किया गया और अभी भी सब जो जुडिशियल कमेटीज उसकी जांच कर रही हैं, उनकी जो रिकमेंडेशन आएंगी उसको
लागू किया जाए। पर इसमें ये कोई इलीगल एक्ट ये हो रहा है कि साहब जुड़ी बुलडोजर चला दिया, इसके घर पर चला दिया। अगर आप क्राइम कर रहे हैं तो आप इस जज आते हैं कि ये गवर्नमेंट क्वेश्चन कर सकती है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी क्वेश्चन कर सकती है कि आपने इलीगल कंस्ट्रक्शन पूरा खड़ा कर दिया सरकारी भूमि के ऊपर। ऐसे और भी कंस्ट्रक्शन हो, मेरा ये मानना है कि वो सब ध्वस्त होने चाहिए। अभी जैसे इलाहाबाद में नूकरगंज में जिस के ऊपर 72 आवास बनाकर जो अतीक का कब्जा था, जो गरीबों को दी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, ये एक स्वागत योग्य कदम मैं मानता हूं और एक संकेत, एक मैसेज है प्रदेश के माफिया के लिए कि अगर आपने इस प्रकार की गतिविधि की, उन लैंड को खाली किया जाएगा। ये बहुत ही सदुपयोग है लैंड का, उसको रखना नहीं, जिससे कोई दोबारा कब्जा कर ले, उससे घर बनाकर दे देना गरीबों को। इससे अच्छा मैं नहीं समझता कि कोई स्टेप है। इसी प्रकार के स्टेप्स और लिए जाने चाहिए। मैं ठीक बात है जैन साहब, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, ये कहा भी जाता है कि पुलिस नहीं, पुलिस का इकबाल काम करता है। अगर सरकार के पास ताकत है अपराधियों को रोकने की तो उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, और उसमें राजनीतिक नफे नुकसान की बात सोचना ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश में चूंकि हर बात पर सियासत होती है तो इस पर भी सियासत हो रही है। लेकिन जो सवाल संजय चौधरी जी उठा रहे हैं, जो आरोप लगा रहे दीपक रंजन जी आप पे कि आप कवर फायर देते हैं, बंगाल में हिंसा हो रही, आप उसको कंडम नहीं कर रहे हैं, आप कवर फायर दे रहे हैं, ये आरोप तो आप पे भी लगता है, ये आरोप शुभंकर भट्टाचार्य जी पे भी लग रहा है। पहले आप जवाब दे दिए, फिर शुभंकर जी से बात करते हैं। देखिए मानस भाई, अभी जो संजय भाई मुजफ्फरनगर का बोलिए, कर रहे थे, मैंने मानस भाई मैंने ये कहा कि मुजफ्फरनगर को की हिंसा को अगर हवा देने का काम किसी ने किया और गलत नैरेटिव अगर किसी ने सेट किया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गलत नैरेटिव सेट करने का काम किया। और आदरणीय के जैन साहब यहाँ पे उपस्थित हैं, बहुत बड़ा नाम रहे उत्तर प्रदेश में पुलिसिंग में, आप एक डीजीपी रहे हैं। लेकिन मैं आपको मानस भाई बड़े साफ गोई से बताना चाहता हूँ, आज जैन साहब है इसलिए मैं इनके सामने मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन अपराधी एक जैन साहब के नाम से थर थर कांपता था। किसकी सरकार है, किसकी सरकार नहीं, इससे नहीं कांपता था, क्योंकि सरकार जो है जिस तरीके से काम करती है किस तरीके से नहीं काम करती है। इन्होंने सरकार का नहीं देखा कि सरकार का ये कार्यकर्ता, ये सरकार का नेता, ये सरकार का पदाधिकारी है क्या है क्या नहीं, सरकार का विधायक है, ये सरकार का ही सांसद है। मैं उमाशंकर पांडे भाई साहब अभी जिसका नाम नहीं रहते, क्रिकेट वाली बात, मैं शायद ए जैन भाई साहब को मैंने उस टाइम मैंने देखा था टीवी पे, वो उस टाइम उस सरकार के बहुत महत्वपूर्ण पद पे था वो इंसान, और उसकी वाइफ ने आत्महत्या की थी। सबसे पहले अगर कोई वहां पे पहुंचने का काम किया था, निष्पक्ष जांच कराने का काम किया था, तो आदरणीय के जैन साहब पहुंचे थे। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो जैन भाई साहब आप बताइए। और आज उत्तर प्रदेश की सरकार स्थायी डीजीपी नहीं दे पा रही, आप बताइए अब तक स्थायी डीजीपी दे पाई उत्तर प्रदेश की सरकार संजय भाई? और मैं संजय भाई से एक चीज और पूछना चाहता हूं कि क्या मणिपुर का राज को ये अपने हिंदुस्तान का हिस्सा मानते हैं कि नहीं मानते? केंद्र में भी इनकी सरकार है, मणिपुर में भी इनकी सरकार है। आज मणिपुर 100 दिन से जल रहा है और 100 लोगों से ज्यादा लोगों की हत्या हो चुकी है। मणिपुर का संज्ञान ये लोग क्यों नहीं ले रहे? आखिर मणिपुर मॉडल को या मणिपुर अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, जो भी हो रहा है उसके लिए किसको बेस है, उसके लिए उसको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए उस दिशा में क्यों नहीं काम कर रहे हैं ये लोग? और रहा सवाल देखिए लोकतंत्र का और चुनाव का, चुनाव में आप ही लोगों के कवरेज करके आप लोगों ने दिखाने का काम किया था कि किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करके इन लोगों ने, महिलाओं की, इनके कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लोगों को पर्चा न दाखिल कर सके, लोग फॉर्म न भर सके, लोग फॉर्म न ले सके, इसलिए उन लोगों ने उनके कपड़े चक्का फाड़ने का काम किया। क्या भूल गई उत्तर प्रदेश की जनता? यह बखान कर रहे हैं कि कंपेयर कर रहे हैं यहाँ, हम देखिए जो वहां पे हुआ मैं उसको भी बहुत अच्छा नहीं मानता, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो हम लोग ने लोकतंत्र की हत्या होते देखा है कि लोग पर्चा नहीं दाखिल कर पा रहे हैं, लोगों को वहां से भगाने का काम किया जा रहा है जब वो पर्चा दाखिल करने जा रहे हैं, तो ये कहाँ तक जायज है? और रहा सवाल बिल्कुल जवाब लेंगे शुभंकर भट्टाचार्य जी। बहुत सारी खामियां आपने योगी मॉडल में गिनाई, लेकिन सवाल वही जस का तस है, जैसा संजय चौधरी जी कह रहे हो, जैसा जैन साहब ने भी कहा कि बंगाल में जो हिंसा हुई उसकी जवाबदेही से आप बच तो नहीं सकते ना। उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव हुए, उसमें पैरामिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया गया, यूपी पुलिस ने चुनाव कराया, ये तो सभी लोग इस तथ्य से वाकिफ है। पैरामिलिट्री फोर्स लगानी पड़ी, उसके बाद इतनी बड़ी घटना हो गई। तो संजय चौधरी जो कह रहे हैं कि आप बेवजह कवर फायर दे रहे हैं, तो ये तो आरोप आप पे भी है, तो आपको भी तो अपना घर ठीक करना होगा ना, तब तो आप संजय चौधरी जी पे या बीजेपी सरकार पर उंगली उठाएंगे।
देखिए, संजय चौधरी जी बहुत बड़े नेता हैं। उन्होंने जिस तरीके से सुर में भाषण दिया है, भाषण पे सुर होना चाहिए, लय। वो लय इतना अच्छा मुझे भी लगा, मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ इस बात की। लेकिन साथ ही साथ मैं जरा बता दूं, अगर आप चिल्ला चिल्ला के झूठ को कई बार बोलते हैं तो सच जैसा सुनने में आता है, पर सच होता नहीं। जैसे कि आपने सबसे बड़ा झूठ ये बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की आपकी बड़ी प्रशंसा की है कि बुलडोजर जो ये जो चलाया गया वो सुप्रीम कोर्ट ने प्रशंसा किया है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बिल्कुल झूठ, प्लीज वो ऑर्डर दिखाएं, ये गलत है, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा कि बुलडोजर के ये चलाना, ये उनका अपना, उन्होंने अपना ये जो रूल कायम किया है, उसके लिए अगला आप वो केस दायर करें, उसमें ये बात हो सकती है। फिलहाल उस केस से, आपराधिक मामलों से उस केस को अलग रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा, तब तक वो चलने दिया, उसके बाद कोई केस उसके ऊपर नहीं खड़ा हुआ, दूसरी बात। मैं एक बात में अरविंद जैन जी को भी मैं सलाम ठोकता हूं कि जब उन्होंने दोनों टाइम को जब कंपेयर किया, वो जिस समय में यहाँ पे डीजीपी थे 2015 में शायद यहाँ पे थे, और उस समय सपा की सरकार थी। अगर उस समय के साथ वो, आज मैं तो मानता हूं अरविंद जी बहुत अच्छे डीजीपी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर उनको ये लगता है कि उस समय इन्होंने, उस समय उनकी कोर कॉम्पिटेंसी थोड़ी कहीं ना कहीं कमी पड़ गई थी और आज यूपी उससे बहुत अच्छा कर रहा है, तो उस बात को फिर मैं सलाम करता हूं। मैं इनकी ईमानदारी पर शक नहीं करूंगा, बिल्कुल। अब जहां तक बात यह है कि बंगाल क्या कर रहा है, बंगाल में ये चीज है, मैं एक बात आपको कंपैरिजन बता दूं, आज के दिन में जो शांति है ना, ये एक कंपैरेटिव फिगर बन गया है। हम किसी चीज से कंपेयर करते हैं तो कहते हैं कि अब यहाँ पे कंपैरेटिवली शांति है। एक पूर्ण शांति क्या होता है, इसको कोई, इसका कोई हम डेफिनेशन नहीं दे सकते, इसको परिभाषित नहीं कर सकते, मापदंड नहीं है। हाँ, मैं मोटा मोटी एक बात बताता हूँ। अगर हम शांति को, अगर हम इस तो कंपैरेटिव फिगर को लेके देखें, तो हमें फिर किससे कंपेयर करना पड़ेगा? भाई मैं तो कम्युनिस्ट के बाद आया, तुम लोग तो कम्युनिस्ट से हम कंपेयर करेंगे। आज के दिन में वहां पे 60,000 के ऊपर बूथों में जो है इलेक्शन पूरा चल रहा है, और कितने बूथों पे ये कंप्लेंट आ रही है? मुश्किल से 40 या 50। बात ये है 40 से 50 बूथों पर। मैं ये नहीं कह रहा कि होना चाहिए, वो भी नहीं होना चाहिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि नहीं होना चाहिए। लेकिन बात एक और भी है कि जब सेंट्रल फोर्सेस लगाई जाती हैं तो वहां पे एमएचए भी वहां से अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से हाथ नहीं धो सकता। जब सेंट्रल फोर्सेस को जब आपने वहां पे लगा दिया है तो फिर जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। दूसरी बात, मैं आपको एक वीडियो मैं नहीं दिखाऊंगा, खुद से यूट्यूब में जरा सर्च करें, आपको मिल जाएगा। मुर्शिदाबाद साहब, मुर्शिदाबाद में हम लोग नहीं जीते, मुर्शिदाबाद हमेशा कम्युनिस्ट का क्षेत्र रहा। हमारा ननियाल बहरमपुर में मुझे पता है वह मुस्लिम क्षेत्र ज्यादा है, कम्युनिस्ट वहां पे वो करती है। वहां पे बीजेपी, सुनिएगा, वहां पे बीजेपी वहां पे बैरिकेड तोड़ के अंदर घुसने की कोशिश करती है, सेंट्रल फोर्सेस वहां से 50 कदम पीछे चली जाती है। क्यों? झंडा देख के फोर्सेस पीछे क्यों जा रही है? रोकिए ना, झंडा देख करके आप कानून मत बनाइए। मैं ये कहता हूं रंग देख करके कानून मत बनाइए। मॉडल, आपका मॉडल 10 जगह फॉलो, अरे पहले बाबा अपनी जगह तो फॉलो करिए, मणिपुर में फॉलो करिए, आसाम में फॉलो करिए, पहले खुद दूसरे जगह पे लागू तो कराइए, तब आप बताइए कि फिर आप शिक्षा दीजिए कि भाई और जगह करिए। और मैं तो कहता हूं योगी जी इतने अच्छे उधर से हैं, अगर इनका मॉडल पूरे देश में फॉलो होना चाहिए, नामित कर देना चाहिए कि अगला प्रधानमंत्री भाई मोदी जी नहीं, योगी जी होने वाले हैं। तब तो मैं मान जाऊं संजय चौधरी जी को, मैं सलाम ठोकता हुआ जाऊंगा कि अगला प्रधानमंत्री हमारे योगी जी होंगे, इन्हीं का मॉडल बेस्ट चल रहा है, वो आप कहोगे। मुख्यमंत्री है उत्तर तो प्रदेश के, कवर फायर, मनोज जी कवर फायर हो रहा है। देखिए ये भी तो कवर फायर, मैं कहूंगा राजनीतिक कवर फायर है। आप एक तरफ योगी जी का कंधा इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन योगी जी के कंधे पर कभी आप ये नहीं कहेंगे कि उनके सर पे भी कभी ताजपोशी हो सकती, उनमें तो उन्होंने लगा रखी है। जब किसी मॉडल को अगर आप तारीफ करते हैं, वो इंडस्ट्री को बढ़ावा दे सकते हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल कर सकते हैं, उनमें कौन सी कमी रह गई फिर प्रधानमंत्री बनने के लिए? तो बनाइए ना, फिर कहिए अगला प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं योगी जी रहेंगे। और दूसरी बात, बीजेपी इतनी मजबूत है, अब कहिए साहब एनडीए एनडीए बहुत हो गया, अब हम भाजपा बन के लड़ेंगे साहब, अब कोई अलायंस नहीं होगा, तब तो मैं कहूं कि ये बात है। और एक जवाब, वो शायद कांग्रेस साहब वो चले गए, मैं उनको थोड़ा सा बोलना चाह रहा था, मैं एक वादा लेना चाह रहा था कि हमने साहब बहुत खराबियां हैं, सब कुछ है, एक तो बता दीजिए कि वो जो विपक्षी एकजुटता जो आपके पार्टी की तरफ से आ रहा है, उसमें मालिक हम लोग शरीक हैं कि नहीं है? आप हमारी तरफ भी कुछ उम्मीद, मतलब हमारी तरफ भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? या आपने ये मान लिया है कि कम्युनिस्ट की भाषा जो आप बंगाल में बोल रहे हैं वो आप चालू रखेंगे?
समस्या यही है, कांग्रेस जब तक यहाँ पे इसी चीज से नहीं जूझ पाएगी, वो बार बार खुद एक तरफ विपक्षी एकजुटता की भी बात करती है और दूसरी तरफ अपने सत्ता के लालच में हर उस क्षेत्र में जहां पे वो अपने को मजबूत करना चाहती है, वो अपने ही लोगों के साथ जब लड़ेगी तो वो भाजपा के साथ खड़ी दिखाई देगी, भाजपा के विरोध में नहीं। उमा शंकर जी हमारे साथ मौजूद हैं। जी उमा शंकर जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी बिल्कुल आ रही मेरी आवाज। जी बताइए, आप पर आरोप लगा रहे हैं शुभाकर भट्टाचार्य जी। जी देखिए मानस जी, मेरा इतना कहना है, मैंने आरोप करते ही नहीं लगाया। नहीं मैं तो अपना मानस जी देखिए, आरोप तो मैंने लगाए नहीं है। देखिए मानस जी मेरी बात आने दीजिए। जी मानस जी देखिए, मतभेद हैं तभी मीटिंग्स हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि हम ममता बनर्जी जी के हर कार्यक्रम से संतुष्ट हैं। अगर संतुष्ट होते तो फिर हम लोग साथ में होते, लेकिन साथ होने के लिए अभी मीटिंग का दौर चल रहा है। हिंसा अगर हो रही है, वो कैसे भी हो रही है, उसको सही ठहराया नहीं जा सकता। निश्चित रूप से हिंसा को रोकने के लिए दो सरकारें जिम्मेदार थी, एक ममता बनर्जी जी की सरकार, दूसरी मोदी जी की सरकार, और दोनों हिंसा रोकने में असफल रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, मैं सुन रहा था अभी मुजफ्फरनगर दंगों की बात संजय जी कर रहे थे। संजय जी मुझे बताएंगे कि मुजफ्फरनगर दंगों के लिए सजा जिनको मिली वो कौन था? विक्रम सैनी जो तत्कालीन विधायक था वो किस दल का है? आपकी पार्टी का विधायक है महाराज जी। कम से कम इतना तो समझिए, दंगे सपा की सरकार में भले हुए, लेकिन सजा आपके विधायक को कोर्ट ने दिया है। यानी कि दंगे उत्तर प्रदेश में तब होते हैं जब भाजपा करवाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर भी दंगे भड़काने का आरोप है और उप मुख्यमंत्री जी केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ भी मुकदमा है दंगे भड़काने का। अच्छा, ये बुलडोजर वहां ये पूरा सुन तो लीजिए। अब देखिए, अब भागिए नहीं, रुकिए मानस जी, रोकिए इनको, भाग रहे हैं अभी, भाग रहे हैं। अच्छा, ये बुलडोजर आपका सरकारी बुलडोजर है या भाजपाई बुलडोजर है जो लखीमपुर वाले मिश्रा जी की तरफ नहीं जाता है? लखीमपुर वाले मिश्रा जी थार चढ़ा के किसानों को मार डालेंगे, लेकिन ये थार मिश्रा जी के घर पे नहीं जाएगा, उनका पद भी नहीं छीना जाएगा। ये बुलडोजर चिन्मयानंद जी के घर पर भी नहीं चढ़ेगा ना, बिल्कुल नहीं। भाजपाई बुलडोजर है मानस जी। ये जो बुलडोजर है, जैन साहब चले गए, ये बुलडोजर मेरा जो ऑब्जेक्शन है, ये बुलडोजर भाजपाई है जो भाजपा के घरों की तरफ नहीं जाता। नो, इक्वल रिपेल करता है ये बुलडोजर। जैसे ही भाजपा के घर की तरफ बढ़ता है, रिपेल करने लगता है, क्योंकि दोनों का चार्ज सेम है। तो ये भाजपा ही बुलडोजर है। अभी ये सुन लीजिए, देखिए ये गलत बात है मानस जी। देखिए ये बौखला रहे हैं, मानस जी बौखला रहे हैं। अभी पंजाब वाली बात भी आ जाए, मेरा पंजाब की भी बात आ जाए। अरे प्रभु, पंजाब भी तो ले लीजिए। मानस जी इनको देखिए, रोक दीजिए। मुख्तार मानस जी इनको रोकिए, संजय जी को, मानस जी इनको रोक दीजिए। देखिए गलत बात है, हमने नहीं टोका है। सुनिए मानस जी, संजय जी से लेंगे। संजय जी जरा सा उमा शंकर जी की बात पूरी हो जाए प्लीज। हाँ देखिए, ये पंजाब की बात कर रहे थे। उस समय मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के कैप्टन अमरिंदर जी थे जब मुख्तार अंसारी पंजाब में बंद थे। आज कैप्टन अमरिंदर किस पार्टी में है संजय जी? कौन सी पार्टी में है कैप्टन अमरिंदर? प्रभु आपकी पार्टी में है। हमें तो नहीं पता कि क्या अपराध हुआ, कितना पैसा खर्च हुआ, लेकिन अगर कैप्टन अमरिंदर ने ऐसा कुछ किया तो अपनी पार्टी में क्यों ले लिया? प्रभु, आप एक दल बना रहे हो जिसमें देश के सारे भ्रष्टाचारी, सारे अपराधी, सारे गैंगस्टर, सारे चरण वंदना करने वाले पत्रकार, सारे चरणों में लोटे हुए अधिकारी, सबको आप अपने साथ मिला रहे हो। एक तरफ आपका दल होगा जिसमें ये सारे विशेषज्ञ शामिल होंगे, और दूसरी तरफ विपक्ष है जो आपके खिलाफ लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए लड़ रहा है। आप ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करते हो, ठीक है, जैन साहब चले गए। बुलडोजर अतिक्रमण पर चल रहा है, ठीक है,
लेकिन ये तभी क्यों चलता है और उन्हीं के घर पर क्यों चलता है जब भाजपा का छवि खराब होने लगती है और अपराधी भाजपा ही नहीं होता, तभी ये क्यों चलता है। अगर विकास दुबे का घर बुलडोजर से ढाया गया तो ये घर तो बहुत पहले बना था। ये जब हत्या ये पुलिस वालों के साथ मुठभेड़ हुई, 8 पुलिस वाले मारे गए, ये बुलडोजर तभी क्यों उनके घर की तरफ गया, पहले क्यों नहीं गया। और मिश्रा जी जो आपके टेनी साहब हैं गृह मंत्री, उनके घर पे कब जाएगा। ब्रिजभूषण सिंह के घर पर बुलडोजर क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि वो भाजपा ही है प्रभु जी। टेनी मिश्रा के घर पे बुलडोजर कभी नहीं जाएगा, क्योंकि बीफा बुलडोजर भी भाजपाई वहां कभी। तो जब आप एक तरफा पक्षपातपूर्ण कार्यवाही करते हो तो आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठता है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी कहती है आप लोकतंत्र के खिलाफ काम कर रहे हो, आप संविधान के खिलाफ काम कर रहे हो, आप सरकारी संस्थाओं को अपना गुलाम बनाकर अपने हित में उनसे काम करा रहे हो, जो आने वाले समय के लिए, लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए बेहद गंभीर बात है। जी मानस जी, फाइनल कमेंट लेते हैं संजय चौधरी जी से। संजय जी देखिए, जो विपक्ष के जो अपने साथी हैं, देखिए वो बार बार ये कह रहे हैं, और उमाशंकर जी ने तो साफ एक तरीके से लाइन बदल दी, कह रहे जो बुलडोजर है आपका वो भाजपा ही है। हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश को, जब हम कंपेयर कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर पे, तो देखिए सवाल आप पर भी बहुत सारे खड़े हो रहे हैं। तो इस आरोप से जो आरोप लग रहा है आप पे कि ये बुलडोजर भाजपा ही है, सिर्फ चुनावी फायदे के लिए, राजनीति में लाभ लेने के लिए आपका बुलडोजर वही घूमता है जहां लगता है कि यहां से हमको वोट हासिल हो सकते हैं, या ये गैर भाजपाई लोग हैं। मानस भाई, सारे सवालों का जवाब क्रम से। ये बुलडोजर भाजपाई है। मानस भाई, पता है इस बुलडोजर का इस्तेमाल राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत साहब कर रहे हैं। गहलोत साहब भाजपाई बुलडोजर का इस्तेमाल राजस्थान में अपने लॉ एंड ऑर्डर के रूप को स्वीकार करने में कर रहे हैं। तो गहलोत जी भाजपाई हो गए क्या? पांडे जी, बात नंबर 2, सरकारी अधिकारियों की बात करने टेनी वाली आज घोषणा करके जाइए। मानस जी से टेनी और चिन्मयानंद का डेट ले लीजिए, कब जाएगा वहां पे। ब्रिजभूषण शरण सिंह, टेनी और चिन्मयानंद, तीनों की डेट आज इनसे ले लीजिए। हम और मानस जी दोनों चलेंगे वहां पे, हम और मानस जी रहेंगे जब टेनी की तरफ जाएगा। कर्मचारी के नामांकन पत्र में इंदिरा गांधी जी के सरकारी कर्मचारी ने दस्तखत किया था। इतिहास को जरा पलट कर देखा करो, उसके बाद तर्क दिया करो, बेहतर समझ में आएगा, नहीं तो शर्म से डूब जाएंगे। बात नंबर 3, अरे इतिहास तो आप तो चले जाओगे, फिर पेंशन लेने लगोगे, आप तो पेंशन पाने लगोगे, फिर हमें नहीं चाहिए पेंशन ऐसे लोगों से प्रभु। इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो आप पेंशन प्राप्त करता नजर आओगे, उसमें पेंशन लेने चले जाओगे। तो हमें पेंशन नहीं चाहिए प्रभु, हमें जनता की सेवा और देश के लिए लड़ना मरना है। हम आपकी तरफ पेंशन नहीं लेंगे इतिहास के पन्नों से। ईडी की बात करने वाले सुप्रीम कोर्ट गए थे और कहा था कि राहुल और विपक्ष के नेताओं पर ईडी की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आप ही लोगों को वापस किया। उमाशंकर जी, हम लोगों को गोगोई जी कहाँ है आजकल? गोगोई जी उनका राज्यसभा ठीक चल रहा है। अरे गोगोई जी का राज्यसभा ठीक चल रहा है। रंजन गोगोई जी का राज्यसभा ठीक चल रहा है कि नहीं? रंजन गोगोई जी का राज्यसभा ठीक चल रहा है। बहुत अभाव है संजय जी, पांडे जी, समय का बहुत। रंजन गोगोई की राज्यसभा का कार्यकाल ठीक चल रहा है। तो पांडे जी, चौधरी जी, बहस को ही समाप्त करना होगा, समय का अभाव है, लेकिन जरूर अगली किसी बहस में फिर आप सभी को शामिल करेंगे। और आज जो चर्चा हम लोग कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल बनाम पश्चिम बंगाल में ममता मॉडल, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव संपन्न हुए, चाहे वो स्थानीय निकाय के चुनाव रहे हो या विधानसभा के चुनाव रहे हो, जिस तरीके से हिंसा मुक्त चुनाव हुए, अब योगी सरकार, भारतीय जनता पार्टी, ममता दीदी को सलाह दे रही है कि पश्चिम बंगाल में जो चुनावी हिंसा हुई है, तो योगी मॉडल से सीखने की जरूरत है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर किसी नए विषय पर चर्चा के लिए आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।